हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया। हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू कर रहे थे, लेकिन कल क्या था, अचानक से रोकना पड़ गया था क्योंकि साउंड सिस्टम जो था उसका आवाज़ ज़्यादा ही आने लग गया था, पूजा स्टार्ट हो गया था, तो बीच में ही रोकना पड़ा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब डे 2 से तो आज डे 32 कल हुआ था, तो आज 33 मान ही लो। अब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ ही गया, और क्या कर सकते। ये तो कल ही का टास्क था, लेकिन एक दिन बढ़ गया। आज भी वो साउंड चल ही रहा है, लेकिन मेरे को जगह शिफ्ट करना पड़ा दूसरे जगह। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इज जनरली फाउंड इन। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर कहाँ पाया जाता है जनरली, आमतौर पे ये पूछ रहा है। तो पहले तो ये तो जानो कि पैरोकियल कल्चर होता क्या है, पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर हम उसको कहते हैं ना, जहाँ पर जो लोग होते हैं ना, उसके पास जो होता है वो लिमिटेड जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है। ओके, और लो पार्टिसिपेशन होता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होता है लोगों का, वो लो होता है। साथ में जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही होती हैं, ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ और लोकल लॉयल्टीज़, उसके प्रति जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ देखने मिलेगा कि आप ट्रेडिशंस के तरफ से ज़्यादा अटैच्ड हो, आप पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर नहीं हो, और पार्टिसिपेशन भी आपका कम है। तो ये जनरली आप लोगों को डेवलपिंग सोसाइटीज़ में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके। मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो वहाँ पर ही तो मल्टी पार्टी में एक पार्टी आपको ये बता देगा, ये पार्टी बता देगा, दो पार्टी बता देगा कि देखो उसमें ये गलती है, वो गलती है। तो इसमें अवेयरनेस ज़्यादा होता है। डेवलप सोसाइटी की बात नहीं है। और मोनो आर्कियल सोसाइटीज़, मोनो एक ही होगा तो उसमें और भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें डेवलपिंग सोसाइटीज़ में पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या समझते हो सोशल इक्वालिटी का मतलब? सोशल मतलब सामाजिक, इक्वालिटी मतलब समानता, मतलब सामाजिक समानता से क्या समझते हो? तो ठीक है, तो सामाजिक समानता का मतलब यही समझते हैं कि भाई जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी का जितना भी इंडिविजुअल है उसके पास इक्वल राइट होना चाहिए। इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के, यही होगा। अब डिस्क्रिमिनेशंस कौन कौन के फैक्टर्स पे होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में दे रखा होता है कि रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, या कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, यही सब चीज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों के हटा करके इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है। ठीक है, तो यही है। तो और अगर एसेंस कह दिए तो एसेंस क्या हो जाएगा कि कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, सभी पर्सन जो है इक्वल होंगे, यही बात है। अब देखो, ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। नहीं, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस करेगा तो अमीर अपना स्टेटस अपना रोल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, गरीब अपना कर रहा होगा, तो ये तो इक्वालिटी नहीं आया, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही गया। नो एफर्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम। क्यों भाई नो एफर्ट? हमको तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। हम कल भी बताए थे कि एक लाइन एंड पॉइंट, जो ये एंड पॉइंट यहाँ है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई यहाँ पर ही है, कोई यहाँ पर ही है, कोई यहाँ पर ही है, तो इन लोगों के लिए एक लाइन पर यहाँ लाने के लिए तो स्पेशल एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ना भाई। तो ये तो गलत है, सोशल इक्वालिटी इसको नहीं कर सकते। नो पर्सन शुड बी मेड टू सफ़र अ पोजिशन ऑफ रिलेटिव इन्फीरियोरिटी इन रिलेशन टू द अदर मैन ड्यू टू द कास्ट एंड। ये तो बता रहा है कि भाई कोई पर्सन को ऐसा नहीं लगे, वो कैसा मतलब रिलेटिव इन्फीरियोरिटी, मतलब कि ऐसा ना लगे कि एक इंसान ए है, एक इंसान बी है। ये ए को ना लगे कि हम इससे कमज़ोर हैं किसी भी मामले में, पैसे के मामले में, रुपया के मामले में, स्टेटस के मामले में, चाहे हम कास्ट के मामले में, किसी भी तरीके से। तो ये नहीं लगे, इसी चीज़ को कहते हैं सोशल इक्वालिटी। जब इस तरीके का चीज़ नहीं लगने लग जाएगा तो उसी को हम सोशल इक्वालिटी कहेंगे। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नो पर्सन शुड बी सब्जेक्ट टू द पोजिशन ऑफ रिलेटिव इन्फेरियोरिटी इन कंपैरिजन टू अदर्स फैक्टर्स, कुछ भी कर लो, कास्ट, रिलीजन, रेस, ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 62 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट इज़ नॉट करेक्ट। ह्यूमन राइट से रिलेटेड स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। ह्यूमन राइट्स ड्राइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द मोरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल वही जो कह सकते हैं ऐसे वैल्यूज़ जो इनहेरेंट होते हैं हमारे अंदर होते हैं। इनहेरेंट डिग्निटी होता है हर कोई का, मतलब हर एक इंडिविजुअल को वैसा चीज़ मिलना होना चाहिए, है ना। इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब चीज़ें। तो ये तो बात सही है कि ह्यूमन राइट उसी पर बेस्ड है, इंस्पिरेशन वहीं से लेता है, बात सही है। लेकिन पूछा नॉट करेक्ट है, आंसर नहीं है फिर ये। दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर एडोप्टेशन बाय द स्टेट। भाई कौन करेगा? ह्यूमन राइट जो है रिकॉग्नाइज़ करना है, और रिकॉग्नाइज कर लिए हो तो बाकी उसको और आगे बढ़ाना है तो कौन करेगा? स्टेट ही करेगा ना। तो ये तो सही है, एडोप्टेशन की बात कर रहा है। सी द इंटरनेशनल कोवेनेंट on the civil and the political right was adopted by the United Nations in the year 1948। तो ये बात गलत है, जो है ना
ये इंटरनेशनल कोवेनेंट सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स, ये जो अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के जरिए, इसका डेट जो है वो दिसंबर 16, 1966 है। दिसंबर 16, 1966 है। ओके, और ये जो डेट यहाँ दिया है 1948 का, इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो अडॉप्ट करता है UDHR को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। ये क्या था यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट उस दिन, तो डेट उल्टा दे दिया है। ठीक है, ये दिसंबर 16, 1966 को किया था। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, मार दो सर सी। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन चैलेंज्ड बाय द कल्चरल रिलेटिव राइट्स, चैलेंज बाय द कल्चरल रिलेटिव, यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन चैलेंज्ड बाय द कल्चरल रिलेटिव्स, राइट इज चैलेंज्ड बाय द कल्चरल रिलेटिव्स। मतलब क्या कह रहा है यूनिवर्सलिज्म, मतलब कि एक क्या है यूनिवर्सलिज्म, मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो हर एक जगह इक्वल हो। तो यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, वो कल्चरल रिलेटिविटीज़, मतलब कि ऐसा है रिलेटिविटी मतलब क्या डिफ़र कर रहा है, यहाँ से यहाँ कुछ डिफ़र होगा, किसी का कल्चर कुछ होगा, किसी का कल्चर कुछ होगा, किसी का कल्चर होगा, तो उस चीज़ को चैलेंज कर रखिए हम लोगों को भाई इस तरीके से नहीं करना है। फिर अगर इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे कल्चरल रिलेटिविटीज़ को, तब तो फिर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा ह्यूमन राइट का, तो तुम धज्जियाँ उड़ा दोगे फिर हैं इस तरीके से। तो राइट को चैलेंज किया जाता है कल्चरल रिलेटिव से। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन गलत पूछा था तो सी। Who among the following divided government into the republican, monarchical and despotic? मतलब कौन कह रहा है, इसमें से कुछ थिंकर्स हैं उसमें से बोल रहा है कौन किसने जो है रिपब्लिकन, मोनार्कियल और डिस्पोटिक तरीके से बांटा है गवर्नमेंट को। तो इनको बांटने वाले थे हमारे जो हैं मॉन्टेस्क्यू साहब। ठीक है, हम सब पढ़े होंगे। ठीक है, एक किताब इनका द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ठीक है, 1748, और इसी में ये चीज़ क्या मतलब मॉन्टेस्क्यू साहब जो है गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं रिपब्लिकन, मोनार्कियल और डिस्पोटिक। ठीक है, और साथ में इसी में बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के, और साथ में चेक एंड बैलेंस का। ठीक है, एरिस्टोटल जो थे वो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है, ये सबको पता है। इनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फिलोसफी में, पॉलिटिक्स में, एथिक्स में, और ये अपने पॉलिटिक्स एक अपना इनका वर्क है, उसमें बताते हैं अलग अलग प्रकार के फॉर्म, मतलब कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताएं। इन्होंने डिवाइड नहीं किया, लेकिन अलग अलग प्रकार की बात करें हम। ठीक है, हॉब्स साहब को भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से सबको जानता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये पीपल है, ये गवर्नमेंट है, मतलब ये लीडर है, और हम लोगों को अपना राइट दिए कि मेरा राइट का आपको रक्षा करना है, उसके बदले इन लोगों को हमने अपना राइट दिए और इसके बदले ये हम लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है। ये तो होता है ना। फिर सेंट एगस्टिन जो है क्रिश्चियन फिलोसोफर रहे, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फिलॉसफी में। और साथ में ये जो है कैटेगराइज करते हैं गवर्नमेंट को किसमें, रिपब्लिकन, ठीक है, मोनार्कियल और ये में डिस्पोटिक फॉर्म्स में। लेकिन ये हम अभी क्या हम ऑप्शन दिए थे भाई, सी ना, ठीक तो है। ठीक है, ये उनका सपोर्टिव में काम किया। ठीक है, ये स्पेसिफिकली जो है ना, ये मोनार्कियल, डिस्पोटिक, रिपब्लिकन इस पे स्पेसिफिक नहीं है। ये फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, क्रिश्चियन थियोलॉजी में, क्रिश्चियन फिलोसफी, लेकिन स्पेसिफिकली कहें तो नहीं है। डायरेक्टली मॉन्टेस्क्यू साहब जो है स्पिरिट ऑफ लॉ में इसके बारे में बात की है, मोनार्कियल, डिस्पोटिक एंड रिपब्लिकन। आप जाकर के बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, जो सोशियोलॉजी वाले हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर जो पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शन है वो लोग भी ये चीज़ को पढ़ता है वहाँ पर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कह रहा है कि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन सा आता है। ठीक है, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, MHA। ठीक है, इसका प्राइमरली इसका काम क्या है कि भाई गार्ड करना है। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर गार्डिंग का काम करना है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसको भी रुकते हैं, राष्ट्रीय राफेल को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम NSG के नाम से जानते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। और इसका काम क्या है, मेनली काउंटर टेररिज्म से लड़ने का, मतलब टेररिज्म से लड़ने का काम है। ठीक है, और सिक्योरिटी सिचुएशन, कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी सिचुएशन आ गया तो वहाँ पर जाकर के अपना सर्व करना है। सशस्त्र सीमा बल जिसे हम SSB के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, और इसका प्राइमरली जो काम है वो गार्ड करना है, क्या, नेपाल प्लस भूटान के बॉर्डर पर। ठीक है, अब ये बच गया राष्ट्रीय राइफल्स। तो राष्ट्रीय राइफल जो है ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसका काम क्या है, इंसर्जेंसी को काउंटर करना। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी जो ऑपरेट कहाँ कर रही हैं, जम्मू एंड
कश्मीर पे। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव यही है बस एंटी इंसर्जेंसी को जो भी ऑपरेशन है एंटी इंसर्जेंसी के अगेंस्ट में हो, मतलब एंटी इंसर्जेंसी का हो रहा है ऑपरेशन, उसको रोकने का काम कर रहा है, मतलब अगेंस्ट द इंसर्जेंसी काम करना है, ठीक है। तो ये बात, तो इसका ऑप्शन बी, ठीक है। आगे 65 द प्रोविज़न अंडर द आर्टिकल 350A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर, ये जा करके आज से 3 दिन पीछे, मतलब ये वीडियो, इसके पीछे का वीडियो, उसके पीछे का वीडियो जा करके देखो, मतलब आज 32-33 है तो 32 और 31 वहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं इसमें, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। इसका प्रोविज़न है प्रोविज़न प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कैसे देखो, CA पेपर 2015 का क्वेश्चन है। हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी क्वेश्चन कर चुके हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब कर रहे थे तो वहाँ देखो कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो था वो इसमें रिकमेंडेशन देता है पंचायती राज वाले में, है ना, 3 years वाला में। ये बात हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं। तो अगर इसको हटाओ, यहाँ बोला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कौन सा कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है, तो जब 4 नहीं है तो 4 को हम यहाँ से हटा दिए तो ऑटोमेटिकली क्या बचा है 1 2 3। अब दिनेश गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, यही लोग बच गए अपने पास, तो वही लोग दिए होंगे भाई। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है 1990 में इसको बनाया गया था और इसमें ने बहुत सारे कमेटी, इन्होंने जो है बहुत सारे सेवरल रिकमेंडेशन हम कह सकते हैं दिया, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन हो गया, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड हो गया, वोटिंग सिस्टम से हो गया, इन सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखना होता है उससे हो गया, तो इन सारे पर रिकमेंडेशन दिया। तारकुंडे कमेटी जो है ये क्या है 1975 का कमेटी है ये, ठीक है। इनको हेड कर रहे थे जस्टिस BM तारकुंडे, इसीलिए इस कमेटी का नाम भी बना तारकुंडे कमेटी, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे कुछ और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी थे, AG नौरनी थे, RD देसाई थे। तो ये कमेटी जो सजेस्ट करता है ना कि जो अपॉइंटमेंट है CEC का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, प्रोसीजर है, उसको उसके रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं, सजेस्ट करते हैं कुछ चेंजेस करो इसमें। और जो है जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स तक करने के लिए ये बात की है, ठीक है। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 कमेटी है ये, इसको भी जो हेड कर रहे थे वो फॉर्मर अपना जो होम मिनिस्टर थे इंद्रजीत गुप्ता जी, उन्हीं। और ये जो है वो इस चीज़ से बात करते हैं कि जो इशू है ना स्टेट फंडिंग का इलेक्शन में, उस चीज़ पर ये बात करते हैं, ठीक है। और बलवंत राय मेहता तो पंचायती राज, अब समझ गए, ओके। 67 अंडर द सेक्शन 10 और सब क्लॉज 26 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पीपल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। अब इतना स्पेसिफिक कौन पढ़ेगा यार, ठीक है। लेकिन इससे जो एग्जेम्पशन दिया हुआ है वो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा को, इनको एग्जेम्पशंस मिला है, ठीक है, एग्जेम्पशन इनको मिला है। अब क्यों मिला है, तो क्योंकि हम देख रहे हो कि ये स्टेट कहाँ पर ही तुमको दिख रहा है, इससे बताओ, इधर नॉर्थ स्टेट में वाले ना, तो भाई ये तो पूरा हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्टेटस, कह दो इन लोगों का स्पेशल स्टेटस, क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, मेन स्ट्रीम से जैसा डेवलप नहीं है तो स्पेशल दे देना भाई, एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो शायद इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर के वजह से, तो इसको एक्सक्लूड है, ठीक है। 68 द मेजर क्लीवेज इन द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स हैज़ बीन बिटवीन, मतलब क्लीवेज, मेजर क्लीवेज मतलब कि हमेशा टेंशन बना रहता है, दरार टाइप में रहता है, तो किसके बीच में होता है, रिलीजियस राइट वर्सेस सिविल राइट, नेशनल राइट्स वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स, जेंडर राइट्स और इक्वल राइट्स, सिविल पॉलिटिकल राइट वर्सेस इकोनॉमिक एंड द कल्चरल राइट। अब कल्चरल राइट में तुम्हारा रिलीजियस राइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कम्बिनेशन देखो, ठीक है, कम्बिनेशन देखो, या अगर ब्रॉडर सेंस में देखो तो रिलीजियस राइट कल्चरल राइट में घुस जाएगा, है कि नहीं। अब माइनॉरिटी राइट भी कल्चरल राइट में वहाँ घुसेगा। अब तो मेन यहाँ पर जो है ना ये ब्रॉडर सेंस है, ठीक है, ब्रॉडर देखेंगे तो ये सारे इसके अंदर हमें आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहता है जो मेजर अगर हम लोग क्लीवेज देखें जो ग्लोबल ह्यूमन राइट में, तो ये हमेशा देखा जाता है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बीच में। अगर एक तरफ सिविल और पॉलिटिकल राइट को हम देख रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट देख रहे हैं। ये डिबेट जो है हमेशा ही टेंशन बना रहता है इसके दोनों के बीच में, क्योंकि भाई कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन के बारे में बात करते हैं और कुछ अलग चीज़ें कल्चरल को इम्पोर्टेंस देते हैं, है कि नहीं। कुछ कहते हैं कि नहीं रिसोर्सेज को इस तरीके से बांटो कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो,
प्रायोरिटाइज करो इसी तरीके से, और कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई नहीं इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट को अचीव करना है तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे ध्यान दो, तो हमेशा इस पर टेंशन बना ही रहता है, ठीक है। तो डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये सब कौन, यहाँ कुछ डिपार्टमेंट है ये। अब ये ना PYQ जो है रिपीटेड है, पहले भी हम लोग इस पर कर चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बात हो गया, इसका इंटरनल कुछ हो गया, तो ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर भी आएगा सर, होम अफेयर के अंदर ही आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफिशियल जब लैंग्वेज पढ़े थे तो वो भी हम देखे थे कि ये इसी के अंदर आता है, ठीक है। ये जो है ना नेशनल अथॉरिटी ऑफ द केमिकल वेपन्स, ये नहीं आता है, ठीक है। ये ऑफिस जो है कैबिनेट सेक्रेटरीट के तौर पे सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997 में, ठीक है। तो ये नहीं आता है। और जम्मू और कश्मीर तो लद्दाख का, फिर भाई ये कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये तो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए उस वक्त का पूछा हुआ है, तो उस वक्त देख रहे हैं 2023 का नहीं, पुराना नहीं, 2023 का, तो मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर वैसे भी यूटी था ना, तो वो तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही ये चीज़ बनाया गया था, तो इसलिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिपीटेड PYQ, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं, ठीक है। NDMA का हेड कौन कर रहा है भाई, प्राइम मिनिस्टर, और इसके बारे में और डिटेल में भी हम लोग बात किए थे, लेकिन सारे मैंडेट वेंडेट सब कुछ बात किए थे। लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी वाज डेवलप्ड बाई, और कुछ थिंकर्स हैं फिलोसफर्स हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि लीगल पॉजिटिविज्म किसके जरिए डेवलप किया गया है। अब लीगल पॉजिटिविज्म क्या है पहले वो जान लो, ठीक है। लीगल पॉजिटिविज्म मतलब कि ऐसा कहता है कि जो लॉ है ना वो कहाँ से ड्राइव हो भाई, कोई मतलब ऐसा है कि उस लॉ को हम सब कोई मान रहे हों, ऐसा हो। और जब सब कोई मान रहे हैं तो वो लॉ कहाँ से ड्राइव होना चाहिए, कोई लीगल सिस्टम से होना चाहिए, ना कि किसी मॉरल या फिर नेचुरल प्रिंसिपल से, मतलब एक लीगल सिस्टम से, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन चीज़ों से हम लोगों को ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लीगल पॉजिटिविज्म। तो इस कंसेप्ट को देखने वाले थे, जो इस थ्योरी को डेवलप करने वाले थे, वो जॉन ऑस्टिन साहब थे, ठीक है। और लीगल पॉजिटिविज्म के कुछ और फीचर्स को अगर बात करो तो ठीक है, एक तो सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी की बात करता है, दूसरा कहता है कि भाई एक लॉ पर कमांड थ्योरी की बात करता है, तीसरा कि लीगल पॉजिटिविज्म और तो जो लॉ है वो सर्टेनिटी, मतलब जो लीगल सर्टेनिटी मतलब लीगल पे ही, लीगैलिटी पे ही काम करना है और कुछ नहीं। एक्सप्लिसिटली जो रूल्स और कमांड्स दिए गए होंगे लीगल सिस्टम के जरिए, उसी के आधार पे काम करना है और ज़्यादा किसी पे नहीं काम करना है, तो ठीक है। जॉन ऑस्टिन साहब। Who among the following said that the democracy means system of government by the consent? अब इनमें से कौन से फिलोसफर थे जिन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई आप जो है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब आप सरकार बना रहे हो किसके कंसेंट से, सहमति से बना रहे हैं। तो ये कहने वाले थे जॉन लॉक साहब की डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ पर एक कंसेंट से गवर्नमेंट बनती है। क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट का वो कहाँ से ड्राइव होता है, हम लोगों से। इसलिए अपना प्रियम्बल में भी देखो ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया लिखता है ना, तो मतलब हम लोग अथॉरिटी दे रहे हैं इसलिए बोलते हैं, ठीक है। ये मानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा, ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है एंटर करते हैं किसमें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। विलिंगली, एकदम इच्छापूर्वक अपने से ही कुछ फ्रीडम्स और कुछ चीज़ें दे देते हैं सरकार को, और वो उनके बदले सरकार क्या करती है, उनके राइट्स और फ्रीडम्स को सेफ गार्ड करने की काम करती है, ठीक है। J.S. मिल साहब क्या कहते हैं? J.S. मिल साहब का मानना है कि डेमोक्रेसी जो है एक मीन्स है जिसमें से किसी इंडिविजुअल्स के लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, लिबर्टी प्रमोट किया जा सकता है, लिबर्टी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और प्रमोट किया जा सकता है सोशल प्रोग्रेस को, ठीक है। जेरेमी बेंथम जो है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक मीन्स है जहाँ पर ही हम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं किसके लिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल्स के लिए, और साथ में प्रमोट कर सकते हैं हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट को। ये कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ये बात कहते हैं, ठीक है। और ये जो है फेवर करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, ओके, जो हम लोगों का चल रहा है। ये जो रूसो साहब जो हैं डेमोक्रेसी पे ये कहते हैं, इनके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी जो है ना वो ऑपरेट करेगा जब जनरल विल मतलब कि हम सब का विल है ना, वो गाइड करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, मतलब हम लोगों का विल जो है वो गाइड करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, वही है ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है, ये मानना था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बाय कंसेंट वो कहने वाले जो थे, कौन कहने वाले थे, जॉन लॉक साहब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म? अब इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म कौन नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिखेगा, ठीक है। एक तो डेमोक्रेसी का, साथ में सोशलिज्म का, सोशलिस्ट प्रिंसिपल का होगा। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स का एलोकेशन, जो कि हम लोगों को दिखता है DPSP में, ये बात तो ठीक है भाई।
कम्युनिटेरियनिज्म सोशलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म मतलब कि कम्युनिटी प्लस में ओनरशिप प्लस में पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन हम लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, पीपल्स का होता है, हम लोग ओन करते हैं, कम्युनिटी के जरिए भी ओन किया जाता है। और नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म कहने का मतलब है ऐसा सोशलिस्ट फिलॉसफी जो मतलब ये भी इन लाइन है इसके साथ, सोशलिस्ट फिलॉसफी, रिसोर्स एलोकेशंस, कम्युनिटेरियनिज्म, इस तरीके की चीज़ बात करते हैं, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपने जो जवाहरलाल नेहरू है वो एडवोकेट करते थे, इसलिए कह रहा है नेहरूवियन सोशलिज्म, ठीक है, क्योंकि नेहरू ये रेडिकल सोशलिज्म जैसा अपना कुछ है नहीं, ठीक है, रेडिकल सोशलिज्म जैसा कुछ नहीं है, रेडिकल सोशलिज्म इंडिया में रिकॉग्नाइज ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बोला नॉट एन इंडियन सोशलिज्म। बी 74 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म कहने का मतलब क्या होता है, टोटल, और इज़म मतलब फिलॉसफी मतलब कि टोटल, अब टोटलिज्म मतलब कि एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल मतलब कि हर एक एस्पेक्ट में, चाहे पब्लिक हो गया चाहे प्राइवेट स्फीयर हो गया, हर एक एस्पेक्ट में एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा, ठीक है, उसी को कहते हैं टोटलिटेरिज्म। इसका एम ये होता है कि भाई एलिमिनेट करना डिसेंट और एक्सटेंड करना है ऑथोरिटी को भी एक्सटेंड करना कहाँ तक, तुम्हारे पर्सनल डोमेन तक, ठीक है, इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर दो, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि नॉट करेक्ट अबाउट द टोटलिटेरिज्म। तो इट इज़ नॉट अकीन टू द ऑटोक्रेसी एंड द ऑथोरिटेरियनिज्म, ये बोल रहा है ये ऑटोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं जैसा नहीं है, भाई ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेसी जैसा ही है, जैसा ही तो है, इसी के जैसा तो काम करता है। ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वही सही, ऑटोक्रेसी मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वही सही, वही सही और वही करना ही है, तो यही तो बात है, सिमिलर टाइप में तो ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है नॉट करेक्ट, तो ये बात गलत है ना भाई, सॉरी क्या बोल दिया, नॉट करेक्ट पूछा था ना, नॉट करेक्ट अबाउट द टोटलिज्म, नॉट अकीन, सॉरी एक मिनट, इट इज़ नॉट अकीन टू द ऑटोक्रेसी एंड द ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरिज्म मतलब कि सुप्रीम कौन है, ऑथोरिटी है, और ऑटोक्रेसी मतलब कि वही वाला, ऑटो मतलब खुद से, क्रेसी मतलब रूल, ठीक है, ऑटोक्रेसी, एक मिनट रुक जाओ यार, इट असरप्स द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल बट इट डजंट अपसर्व द फ्रीडम पर्सनल फ्रीडम, नहीं ये गलत है, ये डजंट, ये क्या बोला है, और अभी टोटलिटेरिज्म में मतलब क्या बोला है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक एस्पेक्ट है, तो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स को तो ऑब्सर्व करता है, बर्बाद करता है, ख़त्म करता है, ठीक है, लेकिन ये डज नॉट ऑब्सर्व द पर्सनल फ्रीडम, नहीं, पर्सनल फ्रीडम मतलब कि हर एक एस्पेयर में, पॉलिटिकल हो गया, प्राइवेट हो गया, और पब्लिक लाइफ हो गया, प्राइवेट लाइफ हो गया, हर एक एस्पेयर में घुस जाना है, इसी को तो टोटलिटेरिज्म कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इट डज़ नॉट ऑब्सर्व द पर्सनल डोमेन, नहीं सर पर्सनल भी करता है ना, तो ये बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी यहाँ नॉट वाला, नॉट पढ़ने के बाद भी हम कैसे इसको कर रहे थे, सॉरी बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स लैड, MP लैड जिसको कहते हैं। अब MP लैड्स होता क्या है ना, पहले ये थोड़ा सा जान लो, MP लैड क्या है ना, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1993 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो MPs होते हैं ना, उसको 5 करोड़ एनुअली, सालाना 5 करोड़ मिलता है, 2 इंस्टॉलमेंट में, 2.5 करोड़ इस तरीके से मिलता है। और जो लोकसभा के MPs होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट जो रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को अपने रिस्पेक्टिव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और MPs जो होते हैं, राज्यसभा के जो MPs होते हैं, उनको एलोकेट किया जाता है फंड को विद इन द स्टेट, ठीक है। अब इनको ही ख़त्म करना होता है पैसा, ठीक है, और ये पैसा जो होता है नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब कि वो बीच में ख़त्म नहीं हो सकता, आप ख़त्म मतलब कि आप चाहे वो यूज़ करो चाहे ना यूज़ करो, ठीक है। तो एक बेसिक जानकारी यही है MP लैड, ठीक है। अब जो है, अब आंसर पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछो बताओ। तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट MPs सैंक्शन एक्सिक्यूट कंप्लीट वर्क्स अंडर द स्कीम्स, होल्ड डाउन। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनीवेयर इन द कंट्री, बिल्कुल अभी तो बोला राज्यसभा के लोग जो हैं रिकमेंड करेंगे, तो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो वो कर सकते हैं। द स्कीम इज़ फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोला तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो भाई पूरी तरीके से फंडेड होगा। द एनुअल इंटाइटलमेंट 5 करोड़, बिल्कुल एनुअल इंटाइटलमेंट 2 शहर में। तो ये जो बोला ना नॉट करेक्ट, तो ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट MP सैंक्शंस एक्सिक्यूट एंड कंप्लीट वर्क्स अंडर द स्कीम, तो ऐसा नहीं है। MP जो है
वो सैंक्शन नहीं कर सकते, पर्सनली जो है सैंक्शन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं इस एमपी लाइट के स्कीम में। इनका जो रोल है, एमपी का रोल यही है कि भाई आप रिकमेंड करो डेवलपमेंट को, किसको, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। खुद से काम नहीं करना है, ठीक है, आपको करवाना है, तो इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट करो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है एमपी लाइट के तहत, तो आप उसको कॉन्टैक्ट करो। आप अपने से एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हो, आप अपने से सैंक्शन नहीं कर सकते हो और अपने से कंप्लीट वर्क भी नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये बात गलत है 75 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर दिमाग नहीं कर पाओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं। वही कह रहा है कि ओवरसीज इंडियंस कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइजी इन द इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो भाई इंडिया में ही वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साथ में वो उसका जो नेम हो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए और वोट के टाइम में वो होना चाहिए। तो पूछ रहा है करेक्ट, तो तीनों का तीनों ही इसका, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, सेम शायद कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन, पता नहीं। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन इन द वास्ट कंट्री 1952, ये भी क्वेश्चन हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज से 3 दिन पीछे जा करके वीडियो देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है IPR बनाने का? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या काम है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की बात करें ना, हाँ बिल्कुल ये बात है, जो से हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट, बिल्कुल डिपार्टमेंट, डिपिट ऐसे याद करते कैसे, ठीक है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर में आता है, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसी को, साथ में यही प्रमोट भी करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इंटरनल ट्रेड करना है कंट्री में, यही, ठीक है। इसका एक ये भी है की एरिया कि भाई ये जो है प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे फोकस करेगा, तो ये बात इसका सही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं। Which one of the following is not a classified category of the political parties outlined in the election of Commission of India? अब कब जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब यहाँ कह रहा है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ अ पॉलिटिकल कैटेगरीज, मतलब कि ECI जो है ना कुछ करके रखा है कैटेगरी कि हम किसको कौन सा पार्टी कहेंगे, किसको इलेक्शन स्टेट पार्टी कहेंगे, किसको नेशनल पार्टी कहेंगे, ठीक है, किसको रीजनल पार्टी कहेंगे, तो ये सब चीज़ें पूछ रहा है। तो बोल रहे हैं नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एज आउटलाइन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि बहुत सारे न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने इंडिया में, ठीक ही नहीं, जो रीजनल इंटरेस्ट पे भी बने होते हैं और कुछ तो स्पेसिफिक स्टेट में बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनका होता है स्पेसिफिक स्टेट में और रीजन में। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है स्पेसिफिकली कुछ ही पार्टीज़ को ये करता है, आउटलाइन करके रखा है, जिसमें से नेशनल पार्टी हो गया, जिसमें से स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गया, ठीक है, और रजिस्टर अनरजिस्टर्ड पार्टी, मतलब पहले रजिस्टर था फिर उसको अनरिकॉग्नाइज कर दिया गया। पहले रजिस्टर था लेकिन अब कुछ क्या कि धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हुआ तो वो अनरिकॉग्नाइज हो गया। लेकिन ये जो रीजनल पार्टीज़ है इसको स्पेसिफिकली अभी इलेक्शन कमीशन नहीं इस तरीके से किया है, ठीक है, आउटलाइन नहीं किया है, तो नॉट ही पूछा था, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 80 क्वेश्चन, गुजराल डॉक्ट्रिन रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज़, ठीक है। अब गुजराल डॉक्ट्रिन, तो गुजराल साहब कौन थे, पहले गुजराल साहब को जानो, तो IK गुजराल इनका नाम पूरा है, ठीक है। इनका जो है ना ये हम कह सकते हैं कि ये 12th प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, ठीक है। ये एडवोकेट करते हैं कि भाई जो है अगर इंडिया देखो इधर साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में देखो तो इंडिया सारे में से सबसे बड़ा देश है कि नहीं। तो इनका ये काम है कि भाई स्मॉलर नेबर्स जो कंट्री हैं उनसे कुछ यूनिलेटरल कंसेंसस किया जाए, है कि नहीं, तो उनको सहायता देने की बात करते हैं, ठीक है। तो IK गुजराल साहब है, तो ये इनका जो इशू है ना अगर कहें तो रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज़, तो बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द इंडिया एंड द नेबर्स, बाकी अपने आस पड़ोस देश के साथ जो है छोटे छोटे नेबर, भाई हम बड़े हैं तो बड़े का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, छोटों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो नेबर्स के साथ में हमें ट्रस्ट बना करके रखना है, तो ये इसी से रिलेटेड था, ठीक है। ये सब द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड्स ऑपरेटेड बाई, ये भी रिपीटेड है, पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई नेशनल रिलीफ फंड्स किसके अंदर ऑपरेट किया जाता है, तो PMO, ये बात हम लोग जानते हैं। पीछे का वीडियो जा करके देखो, और अगर देख रहे होगा तो खुद ही पता चल रहा होगा कि हाँ बिल्कुल ये बात तो रिपीटेड है भाई। 82 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी। देखो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी ये याद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ट्रीटी है, कहते हैं 9 करोड़ के आसपास ट्रीटी है, कितना याद कर पाओगे तुम, ठीक है। तो ऐसा बहुत मुश्किल है सर याद कर पाना, तो ये डायरेक्ट ही भाई हमें बता रहे हैं कि ये जो है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स टू डेवलपमेंट, ये नहीं है, बाकी बहुत है, तो कितना याद करोगे।
ICERD है, ICCCPR है, ठीक है, ICECSR है, CEDAW है, ठीक है, CAT है, CRC है, ICMRW है। कितना याद करोगे यार, बहुत है, ठीक है। 9 से 7 करोड़ इसी के आसपास में कुछ डाटा है कि 9 से 7 करोड़ के आसपास में कुछ ट्रीटीज़ हैं, तो कितना याद कर पाओगे, ठीक है। According to the Election Commission of India, in order to recognize as a national party, a political party must be recognized as a state party in how many state? ठीक है, अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए तुमको स्टेट पार्टी जैसा रिकग्नाइज्ड होना पड़ेगा। और स्टेट पार्टी रिकग्नाइज्ड होने मतलब पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज्ड होने के लिए, ठीक है, नेशनल पार्टी रिकग्नाइज होने के लिए तुम्हें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको जो है 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट में रिकग्नाइज्ड होना मांगता है, ठीक है। और साथ में लास्ट में जो भी पोल हुआ है, ठीक है, जो भी इलेक्शन हुआ होगा, तो वोट जो टोटल वैलिड वोट होगा उसका से कम 6% वोट तुम्हारे में पोल्ड होने मांगता है, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक। और साथ में मतलब किसी भी ये 6% किसी भी 4 और 4 से अधिक स्टेट में होना चाहिए, कहाँ पर, लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें जो कम से कम जो होगा वो 4 MP, एटलीस्ट 4 MP होने चाहिए तुम्हारे लास्ट लोकसभा पोल से, ठीक है। और चौथा कंडीशन ये है कि भाई जो है ना कि अगर वो है पार्टी है, अगर उसको रिकॉग्नाइज होना है तो लोकसभा में, ठीक है, कम से कम 2% सीट को जीतना है। टोटल सीट में से 2% सीट जीतना है, ठीक है। और ये टोटल 2% सीट्स जो है कहाँ से आए, 3 स्टेट से कम में से नहीं आना चाहिए, 3 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 स्टेट, तो 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड होना मांगता है, तभी तुम नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो गए। 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ प्रोटेक्टेड विदाउट द मेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, सब में किसी ना किसी में ना हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के जैसे ही वो उत्पन्न होता है वैसे ही उसका कॉपीराइट लग जाता है, ठीक है। उसके लिए हमको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट मतलब कि ये जैसे ही तुम कोई काम किए, जो भी तुम बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक है, तो जैसे ही पैदा हुआ वो चीज़ वो इसमें लग गया कॉपीराइट, ठीक है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पेटेंट के लिए हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कुछ भी इन्वेंशन करते हैं या हम लोग कुछ बनाते हैं, कुछ बेचते हैं अनदर पार्टी में, तो उसके लिए भाई हम लोग पेटेंट करा लेते हैं कि अब मेरे अलावा ये चीज़ कोई नहीं बेच सकता है, मेरे अलावा ये कोई ख़रीद नहीं सकता, बना नहीं सकता है। और पेटेंट 1 साल तक होता है कि कुछ साल के बाद फिर से उसको रिन्यू कराना होता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन मांगता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके का विजुअल डिज़ाइन तुम करके रखे हो, ठीक है, इसीलिए। तो ये बताता है कि प्योरली वो चीज़ तुम्हारे से है, इसीलिए। ट्रेडमार्क भी सिमिलर कंसेप्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टाइप है। इसमें भी कुछ साइन होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब भी पर्टिकुलर और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन मांगता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वर रिपील्ड बाय द आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब इनमें जो है कुछ एक्ट हैं और उन एक्ट को आर्टिकल 395 के जरिए वो हटा दिया गया। तो मतलब हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम लोगों का लास्ट आर्टिकल तो यही है 395, तो इसके ज़रिए जो है वो 2 चीज़ों को हटाया गया था, ठीक है। अगर 95 पढ़ो, 395 जा करके खोल करके पढ़ो तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसको हटाया गया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो मेजरली अभी अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा प्रोविज़न उसका से इसमें है, फिर भी इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ को हटा दिया गया था। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एबोलिशन ऑफ द प्राइवेसी काउंसिल, ये प्राइवेसी काउंसिल को जो है ये जुडिक्शंस वाला ये रखा था। और ये तो ऑटोमेटिकली जब 1935 का अपर वर्जन 1990, ये तो इसी का तो अपर है, रिकमेंडेड मतलब कि अपर, और इसका जो रिकमेंड और रिफॉर्म करके ही तो आया था आगे तक। तो ये 2 चीज़ को हटा दिया गया था, तो इसका आंसर 1 और 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्टोरल गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। इलेक्टोरल गवर्नमेंट से कौन सा बात सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्टोरल गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का ही काम है सुपरिटेंडेंस करने का, डायरेक्शन देने का, इलेक्शन को कंट्रोल करने का, इसलिए तो बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम है, ठीक है। ओके, ये बात तो सही है।
ओ ओ ओ ओ नॉट पूछा ना, तो ये बात सही है ना, नॉट हम लोगों को देखना है यार। ये नॉट करेक्ट और करेक्ट वाला में कभी कभी बहुत दिक्कत होता है। देयर इज़ वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर द एवरी टेरिटोरियल कंसिस्टेंसी, बिल्कुल एक ही इलेक्टोरल रोल होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि हर एक टेरिटोरियल कंसिस्टेंसी के लिए अलग अलग रोल्स बन रहे हैं। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये बात है। जब हम लोग डिलिमिटेशन वाला पढ़े थे, आज से तीसरा या चौथा दिन पीछे जाओ और वहाँ देखो हम लोग डिलिमिटेशन पर पूरी चर्चा की है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज द वैलिडिटी ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कोई चेक नहीं कर सकता। ये बात भी हम लोग जब डिलिमिटेशन कमेटी पढ़ रहे थे तो वो वाला भी देखे थे, ठीक है। तो ये कैसे बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी है कि वो स्क्रूटनाइज करे, जांच करे, तो बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है, डिलिमिटेशन जो एक्ट होते हैं वो किससे बनते हैं, पार्लियामेंट से बनते हैं, पार्लियामेंट पे बेस्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये स्क्रूटनाइज करे ये एक्ट को, ठीक है। और सबको जानते हैं इस चीज़ को, और उस दिन भी डिस्कशन हुआ था। तो नॉट करेक्ट पूछा था यही, ठीक है। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एग्रीमेंट। अब पंचशील अब क्या करेगा, पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल थे, 5 प्रिंसिपल कल पीछे भी परसों भी बात आया था। तो क्या था, एक पहला अगर इसका बात करें प्रिंसिपल है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसके लिए, तो सॉवरेनिटी और द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस है इंटरनल मैटर में, कि भाई हम आपके देश में आपके क्या हो रहा है हम आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें एग्रेशन नहीं करना है अपने पड़ोसी के साथ, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, हम सबको इक्वल देखेंगे और हम ऐसा कुछ काम करेंगे कि हम सबको इक्वली बेनिफिट हो, हम हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। साथ में पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करेगा कि हम सब साथ साथ रहेंगे, पीसफुली रहेंगे बिना कोई वॉर का। तो यही तो 5 प्रिंसिपल था, जिसे ही हम पंचशील कह रहे हैं, है कि नहीं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को अकेले ये तो नहीं किया गया था इंडिया के थ्रू, ये तो भाई एक चाइनीज़ के साथ में इसको ये किया था ना। तो जो उस वक्त के जो चाइनीज़ प्रीमियर थे उन लोगों का नाम ही बड़ा अजीब होता है यार, जोहू एनलाइज, ठीक है। उस वक्त ये जो थे ये इंडिया विज़िट करते हैं 1954 में, और उसी वक्त ये सब चीज़ जो है साइन होते हैं, ठीक है। ओके, अब जो है ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। These are the set of the 5 principles governing the relations between the state, बिल्कुल सही बात है। The assumption of the Panchshil was newly independent states after the decolonization would be able to develop a new and more principled approach to international relation, बिल्कुल उस वक्त सब नए नए ही आज़ाद हुए थे, तो उसी वक्त वही एक प्रिंसिपल बनाते हैं ताकि अच्छे से पीसफुली को एग्जिस्टेंस कर सके, ठीक है। ओके, और जो है द फर्स्ट फॉर्मल कॉडिफिकेशन द ट्रीटी वाज डन इन द एग्रीमेंट बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, बिल्कुल ये बात बोले कि चाइना एंड इंडिया के बीच में पहली 29 अप्रैल 1954 को, जो चाइनीज़ अभी नाम बोले ना, जू क्या इन लोगों का नाम ही जो है ना, जोहू इन लाई, वो आते हैं इंडिया और विज़िट करते हैं और ये चीज़ कहते हैं, साइन करते हैं। ओके, तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, हो गया सर कंप्लीट। ये चीज़ कल ही हो जाता, देखो कल का वीडियो 50 मिनट के आसपास गया था और एक लाइव में होता तो वो तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है, सवा घंटा के आसपास जाता, लेकिन क्या करें आवाज़ इतना आ रहा था कि हमको रोकना पड़ा। तो भाई बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जो हैं एक सेक्शन कंप्लीट कर लिए पॉलिटी के PYQ का। हाँ, इसका जो है लास्ट 24-25 बचेगा, और वो जानबूझ के इंटेंशनली बचाया जा रहा है कि उस दिन जब हम लोग लास्ट में करेंगे तो उस टाइम जो होगा कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट एक साथ फिर पॉलिटी का रिवाइज होगा, इसीलिए उसको इंटेंशनली बचा करके। नहीं तो अभी तक हम डायरेक्ट कलेक्ट करते, पेपर निकालते और सिर्फ लगा करके हम यहाँ कर सकते थे कंप्लीट, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, उसको हम इंटेंशनली जानबूझ के रख रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, आप लोग का पॉलिटी ख़त्म होता है। ओके, 29 सितंबर को ये काम होना था, उसी दिन तक रखा गया था, लेकिन शायद भगवान को वो मंजूर नहीं था और इसीलिए मेरे से ये एक दिन गैप रखवाया था भगवान ने कि नहीं तुमको एक दिन और करना पड़ेगा। तो ये 30 सितंबर आज का दिन जो है यहाँ पर एक पॉलिटी का नाम कर देते हैं। अब जो गैप है वो गैप नहीं रहा, अब जो है नेक्स्ट जो है इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब कैसे क्या हो रहा है, क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो नए हैं वो जा कर के देख सकते हैं कि अभी कैसे जनवरी तक हम लोग कौन कौन तरीके से PYQ कंप्लीट करने हैं। इसमें स्ट्रैटेजी है, इसमें स्ट्रैटेजी के साथ इसमें PDF दिखाया गया है डेट शीट के साथ, कितने कौन कौन से डेट को हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल 1 अक्टूबर से इकोनॉमी स्टार्ट होने वाला है। जानते हो गाँव में रहोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम है यार, गाँव में रहो ना बहुत प्रॉब्लम इन सेंस में बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अभी जो है कि अभी त्यौहार है और त्यौहार में
त्यौहार में गांव में बहुत अच्छे से मनाते हैं सब। तो साउंड सिस्टम की वजह से मेरे को, स्पेशली साउंड सिस्टम की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। कल 3-4 बजे से जो साउंड सिस्टम चालू हुआ है, रात को बजा है और अभी तक पूजा हो रहा है। अभी भी आवाज़ आ ही रहा है, अगर सुन पा रहे होगे तो बैकग्राउंड में आवाज़ कभी ना कभी आएगा ही, ठीक है, बाबा का। तो ये सब चीज़ें होते रहती हैं, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। खैर 1-2 को तो दशहरा है ना, फिर भी इसको तो हम देखेंगे कि भाई रात को कंप्लीट हो जाए, मतलब छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 1 अक्टूबर से अपना इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि बेसिकली कल से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये हम लोगों को 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चल रहा है, मतलब कि 19 दिन का टारगेट है, और 19 दिन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ओके भाई, और कुछ बताने वाला चीज़, कुछ नहीं बताने वाला चीज़, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू।